मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में। दोस्तों मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो दोस्तों आज आप लोग के मन से समाज की डर तो जो हम लोग खत्म करने वाले हैं पूरी तरीके से। अब देखो क्या है कि मेरे क्लास में इतने सारे कमेंट आए हैं समाज समाज और समाज पढ़ाइए। वैसे एक्चुअली बता दूं कि मैंने समाज की एक क्लास और ले ली थी, लेकिन देखो है क्या कि समाज का जो है ना, समाज के काम का डर नहीं, समाज के नाम का डर आप लोगों में बैठा हुआ है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लगभग हर वीडियो के नीचे में सर समाज पढ़ा दीजिए, सर समाज उनके भेद पढ़ा दीजिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं समाज में कैसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं और समाज में क्या होती है और समाज का डर आज हम पूरी तरीके से निकालने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, कुछ भी दुनिया में मुश्किल नहीं है। तू जरा हिम्मत तो कर सीखने की और ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों समाज के बारे में। तो फटाफट क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, समाज का जो डर है अब मैं आप लोगों को निकालता हूं, इसको हम ध्यान समझते हैं। देखो समाज किसे कहते हैं, इसका नाम है समास, अर्थात इसका परिभाषा सुन लीजिए। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, तो जो समास है उसका अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप मतलब विभिन्न पदों को एक पद से सम्यक निक्षेप करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। आप इसे समझते हैं डिटेल से। जैसे कहने का अर्थ ये है कि आपके पास दो लड़के हैं, एक लड़के राम है और एक लड़के श्याम है, और दोनों लड़के खेलने जा रहे हैं। तो आप ऐसे बोलेंगे राम और श्याम खेलने जा रहा है, मतलब कि दो सब्जेक्ट को आप एक ही में जोड़ने की जो प्रक्रिया सीखते हो उसे हम लोग समास के नाम से पुकारते हैं। काफी सरल भाषा में बोल सकते हैं। अर्थात दोस्तों संक्षेप में किसी भी बड़े से बड़े चीज को, ऐसे हम बोलते हैं राम खेलने जा रहा है और श्याम खेलने जा रहा है, इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, राम और श्याम दोनों खेलने जा रहा है। तो ऐसे शॉर्ट में हम बोल सकते हैं। तो इसी कला को हम लोग समाज के नाम से पुकारते हैं। मैंने पहले कहा कि समाज के नाम से डर है, समाज के काम से आप लोग को डर नहीं है। अब और हम समझ डिटेल से। जैसे मान के चलो आपकी मम्मी बोली जाकर बेटा 1 किलो चीनी ले आ बाजार से। आपने गया 1 किलो चीनी उठा के ले आया। फिर बोली मम्मी मैंने 1 किलो चीनी ले आया, तो बोले कि जाके बेटा 1 किलो आलू और ले आ बाजार से खरीद कर। तो आपने 1 किलो चीनी और आलू दोनों खरीद कर ले आया, एक बार वो चीनी लाया एक बार आलू लाया। तो एग्जाम्पल के लिए मम्मी आपको एक बार बोलती है जाके बेटा एक बार चीनी 1 किलो आलू दोनों ले आ। तो ये जो हुआ भाषा को जोड़ना, संक्षेप में काम करना, इससे डिटेल समझ सकते हैं हम लोग समाज के ऊपर में। आप देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ ऐसे एग्जांपल जो कि आप लोग को समझ में आए, दिमाग में बैठे। तो इस बात का बुरा मत मानना कि सर आज कैसे कैसे एग्जांपल आप ले रहे हैं। तो हम सिंपल समझ सकते हैं कि समाज का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि बड़े से बड़े सबको संक्षेप में कर देना, वही समाज होती है। अब इसके नाम की डर आप लोगों के सामने खत्म कर दिया। आप दोस्तों आते हैं काम का डर। अब देखिए समास बनाने की प्रक्रिया का कारक चिन्ह, प्रसंग या योजक चिन्ह का प्रयोग लोप हो जाता है। आप देखो जिस तरह खाना बनाते हो तो खाना में कुछ डालने के लिए डिश डालते हो। खाना बनाते हो तो खाना में क्या करते हो आप लोग, मसाला डालते हो, हल्दी डालते हो, मिर्ची डालते हो, ये सब डालते हो। उसी तरह दोस्तों समास को जब आप बनाओगे तो उसके में मसाला के ऊपर में कारक चिन्ह डालोगे, प्रसंग डालोगे या फिर योजक चिन्ह डालोगे। तो ये चीज होता क्या है, तो आओ हम समझते हैं इस डिटेल्स को। अब देखिए दोस्तों समासिक पद को विखंडित करने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। अब विग्रह मतलब दोस्तों अलग करना, इसका नाम ही है अलग करना। मतलब कि देखो जैसे कि राम में जो जुटे थे विभीषण क्या थे, रावण का घर से विग्रह कर दिए थे। तो ऐसे हम जोड़ सकते हैं, विग्रह को हम लोग ऐसा जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समाज के घर में जो हो गया विभीषण, वह विग्रह के नाम से पुकारा गया। तो विग्रह मतलब सिंपल से समझो दोस्तों, यहाँ पर आपको हो गई, आपको अलग करना, मतलब विभीषण बन गई। अब आते हैं डिटेल्स के ऊपर। देखो सबसे पहले आपको समाज के भेद रखना पड़ेगा। जैसे देखो आपके घर में कितने भाई बहन हैं, या फिर आपकी बहन का नाम क्या है, आपके भाई का नाम क्या है, तो कैसे याद रखता है। उसी तरह अपने भाई बहन को समझ के याद कर लो कि समाज से कुल 6 भेद होते हैं। इसे कभी मत भूलना, एग्जाम में कभी कभी दे देगा कि बताओ समाज से कुल कितने भेद होते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मेरे 6 भाई बहन, इस 6 भाई बहन से याद कर लो समाज के 6 भेद। आप जिसके 6 भाई बहन नहीं है वो बुरा मत मानना, क्योंकि उसमें चाचा का बेटा, मम्मी का बेटा, मामी का बेटा या फिर मौसी का बेटा भी जोड़ देना, 6 कैसे पूरा लेना आप लोग। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हिंदी में समास के 6 भेद माने गए हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। इसको अपने जुबान में बैठा लो। जैसे भाई बहन का नाम याद कर लो, उसी तरह इसको भी भाई बहन समझ कर अपने जुबान में बैठा, ताकि याद हो जाए आराम से कि समास में कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, डिटेल्स समझते हैं। समास में कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, मतलब हमारे 6 भाई बहन। अब बताते हैं इसका डिफिनेशन। आप देखो सिंपल में बताता हूं कि कोई भी चैनल कैसे। देखो अव्ययी भाव समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, इसके नाम में कैसे छूटा हुआ और कैसे हम छाटेंगे ये भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं अव्ययी भाव के बारे में। ठीक है, चलो
लिखा गया है अव्ययी भाव के बारे में, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है अतः समस्त पद अव्ययी का काम करता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आप समझते हैं डिटेल से। देखिए, अव्ययी भाव समास उसको बोलते हैं जिस पद में यहां पर पहला शब्द आपकी प्रधान होता हो और बाकी सब क्या हो, अव्ययी हो। मतलब समझते हैं अव्ययी मतलब साइड से छटा हुआ। जैसे कहने का अर्थ यह है कि आप, आपके दोस्त, आपके सभी के सभी परिजन आपके साथ घूमने गए, ठीक है, उसमें से कोई ना कोई एक दो होगा जो कि आप सभी का मेंबर ग्रुप में के मुखिया होगा, या फिर कोई ऐसा होगा जो काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर बोलने वाला होगा, तो वो हो गया प्रमुख और आप लोग क्या हो गए साइड में। मान के चलो आप जाते हो पिकनिक में, समझते हैं। देखो, मैं यही बोलूंगा दोस्तों कि आपको एग्जाम्पल से अच्छा समझ सकते हो। एग्जाम्पल दोगे ना अपनी जिंदगी के हिसाब से तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट कर सकते हो आप लोग नीचे के हाथ से, समझ मुझे नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं देखता हूं यहाँ पर कितने सारे बच्चे बोल रहे हैं सर समझ में नहीं आ रही है। तो क्वेश्चन का, यार क्वेश्चन कैसे होगा राहुल कुमार, पहले पढ़ तो लो दोस्त, तब ना क्वेश्चन होगा। देखो यहाँ पर लोग मतलब हल्ला कर रहे हैं, क्वेश्चन करवाइए। पहले पढ़ोगे तब ना दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन करवाएंगे। अच्छी बात है, क्वेश्चन अभी नहीं होगा, क्वेश्चन 10 मिनट के बाद होगा। आप देखो समझते हैं डिटेल से। मान के चलो आप गए पिकनिक करने, और पिकनिक करने जाओगे तो क्या होगा, उस पिकनिक करने में जो सर होंगे वो आपके मुखिया होंगे, और बाकी सब क्या होंगे साइड के, तो साइड से जो होते हैं वहां बाईपास करने के लिए वो सब होंगे। तो इसी से हम समझ सकते हैं अव्ययी भाव समास को। आप अव्ययी भाव समास सुन लो तो, अव्ययी भाव समास उसे कहते हैं जिस समास में पहला पद प्रधान होता हो। बस याद कर लो कि जिसका पहला पद, अर्थात मेरा मुखिया प्रधान है, मतलब कि पहला पद प्रधान है, तो वही अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसको डिटेल से आंख बंद कर याद कर लो कि पहला पद प्रधान होता हो, बाकी सब साइड का काम करने वाला होता हो। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल कुछ इस तरह के होंगे इसके मतलब अव्ययी भाव के। यथाशक्ति, यथावधि, यथासाध्य, आजीवन, प्रतिक्षण। आप देखिए यहाँ पर या अवजीवन, आप समझाता हूं मैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ यथाशक्ति, अर्थात दोस्तों शक्ति के अनुसार। आप देखो दोस्तों ये पहला पद क्या है, यथा, और बाकी क्या है, शक्ति। आप समझो यहाँ डिटेल से। यथा को कोई वैल्यू है, कोई भी वैल्यू नहीं है। शक्ति वैल्यू है, हाँ दोस्तों शक्ति वैल्यू है, लेकिन बता दो कि यथा शक्ति, यथा विधि, इस सब में हमेशा दूसरा जो शब्द होता है वो पहले के अनुसार में पुकारा जाता है। अर्थात क्या समझ, यथा शक्ति मतलब क्या होता है, शक्ति के अनुसार। आप देखो यहाँ पर शक्ति इंपॉर्टेंट है, अनुसार इंपॉर्टेंट नहीं है, अनुसार एक अवयवी है। आप देखो यथावधि, अर्थात दोस्तों समझो अवधि के अनुसार। यहाँ वधि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको यथा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इस चीज समझो कि अव्ययी भाव समास का है तो उसमें दूसरा पद जो होगा वो पहले पद के अनुसार काम करेगा, दूसरा पद जो होगा वो पहले पद के अनुसार काम करेगा। अर्थात समझता हूं फिर से, यथा शक्ति, यथा यथा जोड़ शक्ति। आप देखो इसका जो दूसरा पद है वो पहले पद प्रधान, इस पहले पद की तरह काम करेगा। जो दूसरा वाला है, ये पहला वाला है, वो चलेगा लास्ट में, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हो, इसमें तो हमेशा दूसरा पद जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, पहला पद इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो इसको आप लोग उल्टा समझ लो। उल्टा ये समझो कि पहला पद प्रधान नहीं होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, जबकि ये कह रहा है ये क्या कि पहला पद प्रधान होता हो। लेकिन दोस्तों इसमें आप इससे समझ सकते हो कि दूसरा पद हम कहेंगे प्रधान, पहला पद को हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। आप समझो यहाँ तो कुछ इंपॉर्टेंट बात कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। जी बिल्कुल होती है। मैंने कहा कि आप लोग सेकेंड वाला को हमेशा, आप लोग हमेशा मेन रखो। समस्त पद अवयवी की भांति कार्य करता है। जी बिल्कुल करता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद यथा, भर, प्रति, आ, यावत, हर में से कोई एक होता है। हमेशा एक ट्रिक को याद कर लो कि अव्ययी भाव समास उसे कहते हैं जिसके प्रथम पद में हमको भर, प्रति, पहला पद में यथा, आ, यावत, हर मिल जाए। ये ट्रिक है, याद कर लो अच्छा से, आप ट्रिक से याद कर सकते हो। उसका तो द्विरुक्त सब प्राय अव्ययी भाव होते हैं, जैसे घर, घर, पल, पल, छन, छन आदि। अब इस बात को भी याद कर लो कि जब भी आपको दो दो शब्द रिपीटेड हो, घर, घर, पल, पल, छन, छन, ये सब याद हो, आपको हमेशा दो दो शब्द हो। जैसे करने का अर्थ है कि यस यस, घर, घर, पल, पल, ऐसा शब्द मिले तो वो भी अव्ययी भाव में ही कहलाता है। इसको अच्छा से याद कर लो। मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गई। कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। हाँ, बंदना देवी सर, नहीं सर पहले समझाइए। अच्छी बात है सर। मैम देखिए कितना अच्छा बोल रही है बंदना देवी, थैंक यू मैम। विभा कुमारी, गुड मॉर्निंग सर। आप देखो यहाँ पर कोई भी दिक्कत है आपको अव्ययी भाव समास में? आप देखो मैं मतलब सिंपल से बताता हूँ टॉपिक्स में कि इस प्रकार समझ जाओ कि अव्ययी भाव समास उसे कहते हैं जिसके शुरू में यथा मिल जाए। इसको याद कर लो। देखो याद करने से अच्छा होती है। देखो जिसको शुरू में यथा मिल जाए, भर मिल जाए, प्रति मिल जाए, आम मिल जाए, यावत मिल जाए, हर मिल जाए, वो प्रायः अव्ययी भाव समास में कहलाता है। या फिर जिसमें घर, घर, पल, पल, छन, छन मिल जाए, वो अव्ययी भाव समास के अंदर में आता है। तो इसको याद कर लो। और ये भी याद कर लो कि इसमें हमेशा जब ये सब नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं, सब नहीं मिले, तो हमेशा दूसरे पद को प्रधान मान लो, पहले का प्रधान नहीं मानो, बस आराम से पकड़ सकते हो।
समझ में आ गया क्या आप लोग को? सब बीएड का एग्जाम कैंसिल हुआ है सर, ये 29 को होगा एग्जाम। अभी कह नहीं सकते स्नेहा सोनी ये कैंसिल हुआ या फिर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि देखो ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। मैंने कल ही वीडियो बना दी थी, ऑफिशियल नोटिस जब तक नहीं आया। सर देखो अभी आ चुका है डीएलएड का एग्जाम कैंसिल हो चुका है, 28 को नहीं होगी, ये पूरा कंफर्म है। ये ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो चुकी है, लेकिन बीएड के बारे में नहीं है। जब तक नहीं निकल रही है तब तक समझो कि एग्जाम होने वाली है। ठीक, चलो अच्छी बात है। समझते हैं आगे, स्नेहा सोनी के आगे समझते हैं। यहाँ पर कोई भी कमेंट नहीं आ रहा है, अच्छी बात है। तो अब समझते तत्पुरुष समास के लिए। तो तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। मैं आपको बताऊं ट्रिक समझ लो आप पहले। अगर अव्ययी भाव कहता है कि पहला पद प्रधान होता हो तो आप दूसरा उठाओ। अगर तत्पुरुष बोलता है कि पहला पद नहीं दूसरा पद मेरा प्रधान होता तो आप पहला पद उठाओ। आप देखो कैसे, इस बात को समझो। जैसे मैं समझाता हूं, यहां एग्जाम्पल कुछ ले लेता हूं। तो यश प्राप्त, ग्रंथकार, कोशकार, कष्टापन, स्वर्ग प्राप्त, कष्ट साध्य। अब यहां देखो, यहां पर देखो कह रहा है क्या क्वेश्चन में, मतलब क्या है डिफिनेशन कि इसका दूसरा पद प्रधान होता हो, लेकिन आप लोग को क्या उठाना है, ट्रिक के अनुसार पहला पद उठाना है। आप देखो यश इसमें इंपॉर्टेंट है, प्राप्त इंपॉर्टेंट नहीं है। यश की प्राप्ति, इसमें ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, कार्य इंपॉर्टेंट नहीं है। कोश इंपॉर्टेंट है और इसमें कार्य इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों इसमें कष्ट इंपॉर्टेंट है, अपन इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ये समझो ट्रिक से कि अगर कहे अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है तो आपको उठाना है दूसरा पद। अगर तत्पुरुष समास में कहे कि दूसरा पद प्रधान होता है तो आपको उठाना है पहला पद। देखो मानते हैं ये कंफ्यूजन भरा तो है, लेकिन आप लोग को समझना तो पड़ेगा। आप समझते हैं डिटेल से यहाँ पर, ठीक है सर। उससे भी नहीं बन पाता है तो बहुत सारे टॉपिक। कुमारी प्रेरणा क्या नहीं बन पाता आप कहो, मैं बताता हूँ इसी एग्जाम में। रीजनिंग सबसे भी प्रॉब्लम बहुत चैप्टर्स है, तो कहा कमेंट कर दो कि कौन चैप्टर से मैं पढ़ा दूंगा, या फिर ग्रुप में बोल दो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं बना दूंगा वीडियो। चिंता मत क्यों कर रही हो आप। चलो अच्छी बात है। देखो यहाँ पे ठीक समझो, फिर मैं बताता हूँ ठीक। अव्ययी भाव समास में अगर आपको कहे कि पहला पद प्रधान होता लेकिन आपको उठाना है दूसरा पद, हमेशा याद कर लो तो गलती कर दोगे। और तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है लेकिन उठाना है आपको पहला पद। इसको याद कर लो अच्छा तरीके से। अब देखो यहाँ पर कुछ बात और कि तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी आपको पूछ देगा कि बताइए तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो आप याद कर लो कि तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संपदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इसको याद कर सकते हो। इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, इससे क्वेश्चन आपको कभी नहीं पूछेगा कि इसमें से कौन कम तत्पुरुष है कौन नहीं है। इससे क्वेश्चन नहीं, बस इसको याद कर लो कि तत्पुरुष 6 होते हैं। इससे कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को आज तक बीएड में या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं दी गई है। तो इसको आप घबराओ मत, तत्पुरुष मत याद करो, बाकी सब याद करना छोड़ दो, ठीक है। अब देखो कर्ता ने कर्म को इससे भी याद करते हो। कर्ता ने कर्म को कर्म से संबंधन क्या के लिए, अवदान के लिए संबंध से अधिकरण किया, तो ऐसे याद कर सकते हो आप लोग 6 उपभेद। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है वही पढ़ो, क्योंकि देखो एग्जाम देने आए हो तो इंपॉर्टेंट ही पढ़ो, ठीक है। बिल्कुल करवाएंगे राहुल कुमार जी, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट बिल्कुल करवाएंगे, चिंता मत कीजिए उसमें। और जो प्रॉब्लम होता है आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप बताता हूं, देखो यहां लिखा हुआ है यश प्राप्त, ग्रंथकार, कोशकार। देखो इस सब में पहला पद प्रधान है, लेकिन क्या कहा डिफिनेशन में कि इसका हमेशा दूसरा पद प्रधान होना चाहिए। लेकिन ऐसा यहां पर हमको नहीं लेके चलनी है, यहां पर हमको उल्टा लेके चलनी है। तो हमेशा ये आपको देखो राष्ट्र इंपॉर्टेंट है, पति इंपॉर्टेंट नहीं है, रोग इंपॉर्टेंट है, मुक्त इंपॉर्टेंट नहीं है, कवि इंपॉर्टेंट है, श्रेष्ठ इंपॉर्टेंट नहीं है, नर इंपॉर्टेंट है, धर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह से आप छाड़ सकते हो। मैं आप लोग को लास्ट में क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता दोस्तों आप लोग मत करो। चलो मैं आगे चलता हूं। अब देखो यहाँ पे एक समास है कर्मधारय समास। देखो इसको समझना सबसे आसान है, और सबसे जो आसान जो चीज है वही है, यही है कर्मधारय। अब देखिए कि जिस समास के दोनों पदों में विशेष विशेषण का उपनेम उपनाम संबंध हो, था दोनों पदों में एक ही कारक की विभक्ति आए, उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए बताता हूं ट्रिक। आपने क्या पढ़ा अव्ययी भाव में कि पहला पद प्रधान होता हो, तत्पुरुष में क्या पढ़ा कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता हो, जबकि दोस्तों उल्टा पढ़नी है कर्मधारय में। कर्मधारय में दोनों पद आपको प्रधान माननी है, दोनों पद। जैसे कि देखो यहाँ पर नील भी इंपॉर्टेंट है, कमल भी इंपॉर्टेंट है। नीला है जो कमल, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर नील तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि कमल भी इंपॉर्टेंट है। जिसमें दोनों पद प्रधान होता है वो कर्मधारय के रूप में आते हैं। इसको ठीक से याद कर सकते हो। विशेष से विशेष करना छोड़ो, क्योंकि आप समय खत्म हो चुका है। विशेष विशेष करके समझोगे तो बहुत सारे बच्चों को विशेषण भी पढ़ना पड़ेगा। तो विशेषण अभी नहीं पढ़ाने वाला हूं, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ो। जिसमें दोनों पद आपको प्रधान लगे वो हमेशा कर्मधारय मार दो। नीलकलम, नीलोत्पल, पीतांबर। आप देखो पीतांबर, पीत भी इंपॉर्टेंट है और अंबर भी इंपॉर्टेंट है। नीलांबर, नीला जो है अंबर। महापुरुष, महान है जो पुरुष। आपको जब एग्जाम में आए ना कि नीलांबर, तो बस ऐसे पढ़ दो, नीला है जो अंबर, महापुरुष, महान है जो पुरुष। समझ सकते हो मेरी बात कि ऐसे में आप पढ़ के मतलब बता सकते हो इसमें दोनों पद प्रधान चल रही है, तो आप ऐसे में कर्मधारय समास मार सकते हो। ये ट्रिक है इसकी, काफी छोटी सी है लेकिन
बहुत ही अच्छी है। चलो अब मैं देखता हूँ यहाँ पर, देखो जैसे कि कुछ जो इसके मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है पढ़ लो, क्योंकि ये मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है, एग्जाम में आ सकती है, इसी से पूछ सकती है ज़्यादा, तो यही आती है 5-10। नील कलम, नीलोत्पल, पीताम्बर, नीलांबर, महान पुरुष, भला मानस, भवसागर, गुरुदेव, मुखचंद्र और देहलता, ये सब क्या है फ्रेंड? तो ये सब के सब आपको आती है समास के अंदर में और कर्मधारय समास के ऊपर में आती है। चलो मैं आगे चलता हूं दोस्तों। कर्मधारय समास में एक पद प्राय विशेषण होता है। देखो यहां पर विशेषण विशेष मत करो, क्योंकि आपको गलती हो जाएगी। आप बस ये समझो जिसमें दोनों पद प्रधान होता हो वो विशेषण के अंदर में आएगी। और अलंकारिक दृष्टि से जहां उपमा एवं रूपक अलंकार होते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका दिमाग का कंफ्यूजन छोड़ दो। अब आते हैं दोस्तों बहुव्रीहि समास में। देखो बहुव्रीहि समास में क्या होती है कि इसमें अन्य पद प्रधान होती है, कहता कुछ और है, निकलता कुछ और है। बात समझो, यहां पर दिखाता हूं। जैसे खुद लिखा गया है दशानन, गजानन, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, चतुर्भुज, दशमुख, वसिंधर, शूलपानी, उदार माना। और मैं समझ रहा हूं कि आप लोग को यहाँ पर कर्मधारय समास और ये क्या बोलते हैं बहुव्रीहि समास में हो रहा है कंफ्यूजन। मैं समझाता हूं कैसे। मैंने क्या कहा है, कर्मधारय समास में आप लोग काम करो कि आप ऐसे पद को उठाओ जिसको दोनों पद आपको महान लगे। आप देखो इसमें क्या है, देखो यहाँ पर कॉल भी किसी की आने लगी, 1 मिनट। समझ रहा है कि लाइव क्लास करवाया था, यहाँ पर लगातार कॉल चल रही है, अच्छी बात है। चलो ठीक है, तो हम आगे आते हैं फ्रेंड्स, तो समझते हैं इस लोग को बहुव्रीहि समास के बारे में। तो बहुव्रीहि समास उसको बोलते हैं कि जिसमें अन्य पद प्रधान समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं, अर्थात इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करता है, वह किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करता है। अब देखिए लिखा गया है दस आनंद। आप समझते हैं दस है आनंद जिसका। आप देखो दस है आनंद जिसका, वो कौन है? रावण है ना। 10 है आनंद जिसका, वो कौन है? रावण है। मतलब करने का अर्थ है रावण को डिनोट कर रहा है 10 आनंद के नाम में। रावण का निक नेम क्या है? 10 आनंद। अर्थात ये समझ सकते हैं आप लोग, कहे कुछ और रहा है लेकिन दिखा कुछ और रहा है। तो ऐसे में आप काफी सारा समझ सकते हो कि जब आपको एग्जाम्पल में कुछ मतलब दिया रहे आपको ऑप्शन में कुछ और, लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकलता हो, तो वो आपको निकल के आती है, वो निकल के आपको आ जाएगी बहुव्रीहि समास में। आप देखो गजानन, आप देखो आप सबको पता है कि गजानन किसको बोलते हैं हम लोग? गणेश जी को। आपको भी पता है, हमको भी पता है ना दोस्तों कि गजानन किसको बोलते हैं? गणेश जी को। अब गज है जिसका आनंद, अर्थात गज के समान जिसका मुख, वो कौन है? वो गणेश जी है। अर्थात यहाँ कहा जा रहा है गजानन नहीं, यहाँ कहा जा रहा है गणेश जी का एक उपनाम का। अर्थात इसमें ज्यादातर पर्यायवाची शब्द लेते हैं, तो पर्यायवाची से भी समझ सकते हो आप लोग। अब वो चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर जिसका। अब पता है सबको कि पहाड़ को बोल रहा है, पहाड़ को चंद्रमा है शिखर जिसका। यहां पहाड़ को कह रहा है चंद्रशेखर, था पहाड़ का ही एक नाम और यहां बोल दे रहा है। मतलब ये एक समझ सकते हो आप लोग कि यहां पर डिनोट किसी और करेगा और होगा इसका आंसर किसी और को, तो आप ऐसे छाट सकते हो बहुव्रीहि को। चंद्रमौली, चंद्रमा है मौली जिसका। अर्थात दोस्तों यहां पर चंद्रमा को कहा जा रहा है चंद्रमा मौली। तो ऐसे आप मस्तक उठाकर यहां पर कोई महान आदमी को चंद्रमौली के नाम से पुकार रहा है, ऐसे पकड़ सकते हो। चतुर्भुज जिसके 4 भुज, अर्थात समझ सकते हो यहाँ पर जो 4 भुज किसके होते हैं? तो वो होते हैं विष्णु भगवान के, होते ही होते हैं दोस्तों। तो विष्णु भगवान से यहाँ शंकर जी से यहाँ समझ सकते हो चंद्रमौली, शंकर जी से समझ सकते हो, और विष्णु भगवान कर रहा है चतुर्भुज। अर्थात दोस्तों कह कुछ और रहा है, जिसकी 4 भुजा है वो चंद्रभुज, अर्थात विष्णु जी के 4 होते हैं हाथ। 10 मुख जिसके हैं 10 मुख, वो रावण के भी कहते हैं, तो दशानन और 10 मुख एक ही है। तो ऐसे कर आप यहाँ पर समझ सकते हो काफी डिटेल से, ठीक है। थैंक यू तृप्ति कुमार, ठीक है, तिरुपुरी कुमार जी। आप देखिए मैं बताता हूं, ऐसे आप समझ सकते हो काफी डिटेल से कैसे कैसे समझनी है। इसलिए मतलब कहे कुछ और हो कुछ और, तो ऐसे काफी आसानी से आप इसे पढ़ सकते हो। सूल पानी, सूल है पानी जिसमें अर्थ अर्थात शंकर जी को कह रहा है सूल पानी, कहे कुछ और रहा है और निकल माफ करना निकल कुछ और रहा है। अब आते हैं बहुव्रीहि समास के अंदर में। देखो बहुव्रीहि समास मैं पढ़ा ही दिया। हाँ, अब दोस्तों आते हैं दिग्गु। देखो दिग्गु समास काफी आसान है, जिसमें शुरू शुरू में आपको अंक दिख जाए वो दिग्गु समास होता है। बस इसे याद कर लो, दिग्गु समास जिसमें शुरू शुरू में आपको अंक दिख जाए। आप देखिए कैसे, देखो दिग्गु सप्तऋषि, यहाँ देखो सप्त मतलब क्या होता है? 7 होता है दोस्तों। पंचवटी अर्थात पंच मतलब क्या होता है? 5। चौराहा अर्थात 4 मतलब 4। नवरत्न अर्थात 9। अष्टाध्यायी अर्थात 8। पंचाध्यायी अर्थात 5। चौमासा 4। दुसूती 2। चवन्नी 4। चतुष्पदी 4। मैं समझ सकते हो जिसमें आपको शुरू में अंक दिख जाए, 1 2 3 4 को इक्का दुक्का ऐसे बोल दे, तो वो हमेशा आपको दिग्गु समास के अंदर में आती है, ठीक है, दिग्गु समास के अंदर में। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट है ये द्वंद्व समास। यहाँ एक ही और समझ लो, दिग्गु समास का पहला पद हमेशा संख्यावाचक ही होगा
और बहुब्रीहि समास में कभी कभी पहला, अब यहां देखो क्या होता है, बहुब्रीहि समास में भी कभी कभी पद जो होता है वो संख्या वैसे खो जाता है। जैसे कि दशानन जो था यहाँ पर 10 को कर रहा है, लेकिन तब भी यहाँ पर वो बहुब्रीहि समास में होगा। क्यों? क्योंकि पता है कि दशानन का अर्थ होता है रावण, न कि दशानन। तो ऐसे शब्द आप छाट लेना। अब कभी कभी यहाँ पर गलती कर दोगे, यहाँ पर दशानन देख के आप मार दोगे द्विगु समास में, तो वो गलती हो जाएगा। आपको देखनी है कि ये जो कह रहा है दशानन उसको किसके बारे में कह रहा है, तो ऐसे आप समझ सकते हो। मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गई होगी। अगर आपको समझ में किसी में कंफ्यूजन तो मैं आपको फिर से बता दूंगा शॉर्ट ट्रिक में। किसी के बारे में कंफ्यूजन है आपको बता दिए। देखिए यहाँ कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है, देख लो 15 आदमी देख रहे हैं, कोई कमेंट ही करेगा तब पता चलेगा मुझे। चलो मैं आगे चलता हूँ। अब अपने आप लोगों को दिक्कत होगा। आते हैं द्वंद्व समास में। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है युग में जोड़ा। जब ये जो दोस्तों ये हमेशा दोस्तों द्वंद्व मतलब हमेशा आपको युग में जोड़ा, मतलब इसको देखो पहचान एक ही तरीका है कि बीच में आपको स्लैश मिलेगा या फिर और एवं तथा से शुरू होगा, और एवं तथा से, ठीक है, होगा। हाँ समझा देते हैं, बदना देवी तत्पुरुष समास फिर समझाते हैं, चिंता मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नीलू कुमार, ज्योति कुमार सर, सब समझ में आ रही है, अच्छी बात है। चलिए मैं समझाता हूं। देखिए इसमें क्या होगा, हमेशा द्वंद्व समास में हमेशा आपको ये वाली ब्लैंक मिलेगा, ठीक है, ये हमेशा मिलेगा। इस पहचान की चिन्ह है इसकी, ये विग्रह का चिन्ह है, ठीक है, ये जो चिन्ह है विग्रह का अलग करने का, ये जब मिले या फिर ला आपको या अथवा मिल जाए या फिर और एवं तथा मिल जाए, हमेशा द्वंद्व समास। देखो मैं दिखाता हूं, देखो यहाँ हानि लाभ में देखो ये सिंबल है, सुख दुख में सिंबल है, माता पिता में सिंबल है, उसी तरह भाई बहन में देखो ये सिंबल है, दूध दही में है, शेष धातुकार में है, कागज पत्र में है। तो ऐसे सिंबल से आप आराम से पहचान सकते हो इसका आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ये हो गई आज की जितनी भी समाज से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी वो मैंने बता दी। आप देखता हूं कितने सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आई। कुमारी प्रेरणा कुमारी करे सर, रीजनिंग वाले सर, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बिहार बेट के लिए जो आपको लगा सर वो चैप्टर बता दीजिए। ओके कोई बात नहीं सर, इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो आप प्रीति मैम को बोलना, प्रीति मैम जो लाइव क्लास लाएगी तो उनके क्लास में बोलना, मेरे सामने ये सब मत आप बोलो। सर रीडिंग में सर हर सर समझ में आ रहा है, कन्फ्यूजन नहीं है सर, आप मेरा नाम हमेशा गलत बोल देते हैं। चलिए ठीक है, त्रिपुरारी कुमार जी, सही बात है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर कि वंदना देवी कह रही है कि सर तत्पुरुष समास फिर से समझाइए। बिल्कुल समझाता हूँ मैं, तत्पुरुष समास में आपको हर कुछ शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ। देखिए समझता हूँ, सबसे पहली बात कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं उससे पहले यहां समझिए। देखिए आपको अव्ययीभाव समास में कहता क्या है, अव्ययीभाव समास में कहता है कि इसका पहला पद प्रधान होता हो, लेकिन दोस्तों हमेशा आपको इसका दूसरा पद पकड़ना है। ये ट्रिक है इसकी। देखिए कैसे, यहां लिखा हुआ यशा यथाशक्ति, देखो यहाँ यथा इंपॉर्टेंट नहीं है, शक्ति इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा समझ सकते हो ट्रिक क्या है अव्ययीभाव समास की, हमेशा आपको दूसरा पद पकड़ना है, पहला पद आपको नहीं पकड़नी है। अब आते हैं तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में कहता क्या है, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन दोस्तों ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आपको हमेशा पहला ही पकड़ना है। यहाँ देखो, यहाँ पर देखो मैं दिखाता हूं, यहाँ पर ग्रंथकार, यश प्राप्त, कोशाकार, यहाँ देखो यश इंपॉर्टेंट है, प्राप्त इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, कार्य इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हो, इसका हमेशा पहला पद पकड़नी है और अव्ययी भाव में हमेशा आपको दूसरा पद पकड़नी है, तभी आपकी हमेशा सही होगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कम धारे के अंदर में, कम धारे के अंदर में कहता कुछ और है और सुनाता कुछ और है। जैसे तो नील कलम, अर्थात दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कम धारा समास में, यहाँ नील भी इंपॉर्टेंट है, कमल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्थात दोस्तों जिसका दोनों पद प्रधान होता हो, जिसके पहला वाला भी और दूसरा वाला भी आप प्रधान। इसको एग्जाम में बनाने के लिए आप ऐसे पढ़ो, नीला है जो कमल, महान है जो पुरुष, पिता पीत है जिसका अंबर, नील है जिसका अंबर। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, इसमें महान है जो पुरुष, गुरु है जो देव, मुख जो है चंद्र, देह लता जिसकी देह रूपी लता है। तो ऐसे आप कर सकते हो, इसमें दोनों पद प्रधान होती है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास उसे बोलते हैं जिसमें कहता कुछ और होने का, जैसे दस आनन, अर्थात जिसके 10 है जिसके आनंद, अर्थात रावण को बोल रहा है। चतुर्भुज जिसके 4 है भुजा, अर्थात विष्णु जी को बोल रहा है। तो ऐसे में आप इसे समझ सकते हो। अब आते हैं बहुव्रीहि समास में, ये पढ़ लिया। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर द्विगु समास में, जिसके पहले में आपको 1 2 3 4 मिल जाए, 1 2 3 4 5 6 मिल जाए, तो वो हमेशा आते द्विगु समास में। देखिए आपको ख्याल रखनी है कि देखो जैसे कहा दशानंद, तो दशानंद तो द्विगु समास नहीं है, क्योंकि इसमें 10 तो आ रही है लेकिन द्विगु समास नहीं, क्योंकि इसका अर्थ ही कुछ और निकलता है। तो ऐसे आप पढ़ सकते हो। अब आते हैं इसमें द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में यही पसंद है जिसको लास्ट में आपको स्लैश मिल जाए, वही आपका द्वंद्व समास होता है। ये ठीक है, आप खत्म। अब आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर में, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ठीक है सर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहां पर आप लोगों को देता हूं, फटाफट बनाइए। लंबोदर में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, द्विगु। अगर ये बन गया समझ जाएंगे कि आपको आ गया पढ़ने। तो मैं फिर से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तत्पुरुष बंधा समास के अंदर में, बी के अंदर में लंबोदर, आज समझ सकते हो। यहाँ पर दोनों पद क्या आती है, डिटेल से समान। अब मैं बताऊं, यहाँ देखो यही गलती कर देते हो आप लोग, डिटेल समझते नहीं हो।
मैंने क्या बताया बहुब्रीहि के बारे में? एक मिनट, मैं बहुब्रीहि उल्टा लेता हूं, पलटा लेता हूं, माफ करना। देखो मैंने क्या कहा, कहा कुछ और होता कुछ और हो, समझ सकते हो? लिखा हुआ है लंबोदर, अर्थात क्या समझे, जिसका लंबा है उदर। आप बताइए, आप सबको पता है, हमको ही पता, आपको ही पता है, गणेश जी का जो पेट जो होता है वो बहुत ज्यादा बाहर निकला होता है, लंबा उनका उदर, पेट जो होता है वो काफी बड़ा होता है। अर्थात यहाँ पर लंबोदर न कहकर ये गणेश जी को करा डिनोट, गणेश जी जानते हो ना, उनको करा डिनोट। अर्थात जब भी ऐसा शब्द आए जो कहे कुछ और हो कुछ और, तो हमेशा वो बहुब्रीहि समास के अंदर में आती है। तो एक चीज का आंसर बी होगा। ठीक है, चलो देखता हूँ कितने सारे, यहाँ पर कितने सारे बचे। क्या मैं बताया, जिसमें आपको दूसरा पद प्रधान होता हो। मैंने क्या बताया, दिगु में, जिसमें जो दोस्तों, जिसमें आपको संख्या शुरू होता हो। अब ये क्या बताया दोस्तों, इसमें पहला पद प्रधान नहीं दूसरा पद प्रधान होता हो, इसमें पहला पद प्रधान होता हो। और कम धारे में क्या बताया, जिसमें दोनों पद प्रधान होता हो। तो सबको पता है दोस्तों, आंसर आसान है इसका, काफी आसान है। 22 का डी, हाँ बहुत ही आसान है। देखिए आंसर मेरे पास आ चुका है सर, हम भी बताया सर। ठीक है, इसका आंसर 22 का आंसर डी होगा। क्यों दोस्तों, मैंने क्या बताया, जिसमें दोनों पद प्रधान लगे हमेशा वो गमधारय समास होता है। आप कहोगे सर तत्पुरुष क्यों नहीं? तत्पुरुष उसको बोलते हैं जिसमें आपको दूसरा पद प्रधान मिले, पहला पद प्रधान नहीं मिले। तो यहाँ वो ट्रिक, मेरे ट्रिक के अनुसार में, ठीक है। तो वहां पर देखो, यहाँ पर नीला है जैसा कलम, वो दोनों पद प्रधान है, अर्थात दोनों पद प्रधान होता है वो आपको कम धारे में जा सकते हो। अब आते हैं यहाँ पर प्रतिदिन में कौन समास है। प्रतिदिन में कौन समास है? क्रमधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। प्रतिदिन देखो, छाट लो इसको, आप छाटो, मैं जो बताया हूं उससे छाट लो इसको। छाटने से काफी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगी। पहले छाट लो ना, क्रमधारय होगा, अव्ययी भाव होगा, बहुब्रीहि होगा, द्वंद्व होगा। तो इसका सर नील कलम से कैसे पता चल रहा है कि क्रमधारय होगा, प्लीज एक्सप्लेन। हाँ देखो, मैं बताता हूँ राहुल कुमार जी। देखो यहाँ पे एक बच्चे के यहाँ पर गलती हो रहा है, मैं चाहता हूँ सभी का प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूं। आप कह रहे हैं कि सर नील कलम से कैसे पता चलेगा एक क्रमधारय समास होगा। देखिए मैंने क्या बताया आपको कि जब आपको पढ़ना ऐसे है, नीला है जिसका कलम है ना, नीला है जिसका कमल, पीठ है जिसका अंबर, आकाश है जिसका अंबर में। तो ऐसे पढ़ना है आपको, और पकड़ लेना है कि नीला है जिसका अंबर। यहाँ पर नीला भी इंपॉर्टेंट है और अंबर भी इंपॉर्टेंट है। अर्थात आकाश क्या होती है, नीला होती है। आकाश के बिना नीला फीका है, नीला के बिना आकाश फीका है। तो जिसमें दोनों पद प्रधान होता है वो कम धारे होता है। तो आप ऐसे पकड़ सकते हो। ठीक, चलो समझ में ख्याल से आगे होगी आपको। अब आते हैं प्रतिदिन इसमें कौन सा समास है। प्रतिदिन में से सभी का आंसर आ चुका है। 23 का सी सर, सी सर हम लोगों को कुछ भी नहीं आता। आपने क्लास नहीं किया तरुण जहाम जी, मैंने करीब यहाँ 20 मिनट से मैं क्लास कर रहा हूँ। 20 मिनट क्लास आप देख लो, सब समझ में। आप अभी न्यू जुड़े हो इसलिए समझ नहीं आ रही है। तो बहुत ही सही, इसका आंसर सी होगा, अव्ययी भाव। आप देखिए मैंने क्या बोला है आपको कि ट्रिक के अनुसार में क्या बोला है कि अव्ययी भाव समास का होता है, जो होता है डिफरेंस में क्या बोलता है कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। लेकिन ट्रिक क्या है मेरा, इसमें आपको हमेशा सेकेंड पद पकड़ना है। तो देखो यहाँ पर प्रति इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर दिन इंपॉर्टेंट है। और जब कभी भी आपको प्रति, यावत, यस इससे शुरू हो तो वो हमेशा दोस्तों अव्ययी भाव समास होता है। ट्रिक भी पकड़ सकते हो। तो मैंने सबसे ऊपर यहाँ बताया भी था आप लोगों को। देखो यहाँ पर मानता हूं दोस्तों थोड़ा समय ले रहा हूं, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए आप लोगों को। देखिए मैंने यहाँ बताया भी था आप लोगों को, जब कभी भी पद, पहला पद यथा से, भर से, प्रति से, आ से, यावत से शुरू हो या फिर हर से हो, तो हमेशा वो अव्ययी भाव समास के अंदर में ही आता है। अव्ययी भाव समास के अंदर में आता है। और यहाँ क्या मैंने कहा, प्रतिदिन, ये प्रति क्या है, अव्ययी भाव समास का एक सूचक चिन्ह है। तो आप ऐसे पकड़ सकते हो। चलो अब मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। चलो अच्छी बात है, आगे आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। रसोई घर में कौन समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कम धारय, दिगु। फटाफट कमेंट करो। चौबीस का सर ए, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिवता गुप्ता, वंदना देवी, सभी का आंसर लगभग सही जा रही है। ठीक है, ज्योत्ना सिंह जी भी बहुत लेट जुड़ी है, लेकिन मैम आप आंसर सही है आपका। विद्या सर कह रहे हैं 100 पार करने का ट्रिक बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एक न्यू वीडियो लाऊंगा। मैंने एक वीडियो लाई थी, उसका पार्ट 2 लाने वाला हूँ। चलो सभी का आंसर जा रही है ए के साथ में, तो बहुत ही बढ़िया। जो बी कर रहे हैं वो गलत आंसर, क्योंकि बी वो अभी जुड़े हैं हमसे, पहले क्लास में देखिए, इसलिए गलती बोल रहे हैं। ठीक है, 24 का आंसर ये होगा। देखिए तत्पुरुष क्यों, क्योंकि देखो मैंने आपको तत्पुरुष समास के लिए क्या समझाया है, आप लोग यहाँ पर याद कर लो। मैंने क्या कहा तत्पुरुष समास के लिए आप लोगों को? मैंने कहा था तत्पुरुष समास उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता हो, इसमें दूसरा पद प्रधान होता हो। लेकिन मेरा ट्रिक क्या है, मेरा ट्रिक दोस्तों ये है, देखो यहाँ पर करवाइए दोस्तों, मेरा ट्रिक क्या है कि जब कहे डिफिनेशन में दूसरा पद आप उठाना है, क्या पहला पद इसका उठा लेना है, पहला पद दोस्तों उठा लेना है। अर्थात यहाँ देखो दोस्तों,